Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 6th chapter of class 7th ICSE Physics, that is sound. In this class, we are going to study that what is sound. Then we are having the topic sources of sound. Then we will discuss about propagation of sound. Then we are having terms related to the wave. Then we will discuss about characteristics of sound. Then we are having speed of sound. Then we will discuss about audible and inaudible sounds. Then at last we will discuss about reflection and absorption of sound. So let's get started. So very first topic we are having what is sound. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि साउंड होता क्या है. तो साउंड क्या होता है, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसी फॉर्म में जो साउंड है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. मतलब ये एनर्जी की फॉर्म है जिससे हमें कुछ सेंसिएशंस फील होती है ईयर्स में, कि हमारे ईयर में कुछ सेंसिएशन गई और वो सेंसिएशन से हमने कुछ सुना, कुछ हमारे क्या है कान में कुछ गया और हमने सोचा कि हाँ कुछ हमारे कान में गया और हमने कुछ सुना, उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं. तो साउंड इज नथिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसिएशन ऑफ हियरिंग इन टू अवर ईयर्स, दैट इज नोन एज साउंड. ओके, तो नाउ माई क्वेश्चन इज दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करूंगी बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, उस सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्राइक कर दिया, तो अगर तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या है, वाइब्रेट करेगा. वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो मूव किए. अभी टू एंड फ्रो क्या होता है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल्स या तो ऐसे मूव किए या ऐसे मूव किए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशंस, टू एंड फ्रो मोशन. अगर किसी भी पार्टिकल्स में ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी पार्टिकल्स में टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस होगा पार्टिकल्स में, तो उसे हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा. तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस इन एनी ऑब्जेक्ट. तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस. तो ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. तो एक्चुअली ह्यूमंस में क्या होता है कि ये थ्रॉट के नीचे यहाँ पे एक होता है वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स को हम लार्निक्स भी बोलते हैं. तो वॉइस बॉक्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स लगे होते हैं. ये वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स लगे होते हैं, वो टू लिगामेंट्स को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स. समझ आ गया, वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स होते हैं और वो लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स. और वोकल कॉर्ड्स जो होता है वो स्ट्रेच्ड होता है अक्रॉस द लैरिंक्स. ये हमारा लैरिंक्स होता है पूरा, थ्रॉट के नीचे वाला जो सारा पोर्शन है उसको लैरिंक्स बोलते हैं, और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो उसके लैरिंक्स के अंदर होते हैं, ठीक है. और उसमें क्या होता है कि जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स के अंदर एक नैरो स्लिट होती है, एक खाली मतलब कह लो कि एक नैरो स्लिट होती है. उस नैरो स्लिट में क्या होता है कि जब कभी भी एयर पास करते हैं नैरो स्लिट में, जब कभी भी हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी लंग से क्या है, वो एयर पुश होती है, और वो एयर कहाँ पे आती है, वो एयर आती है इस नैरो स्लिट में. जब ये नैरो स्लिट में एयर पास करती है तो जो हमारी ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो एयर के पास होने पे ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो एयर है वो उसको प्रेशर क्रिएट करेगा. मीन जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या करेगा, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे. तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे. वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. तो इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, ह्यूमंस में भी साउंड प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग द वोकल कॉर्ड्स. तो वोकल कॉर्ड्स में एक्चुअली क्या था, वोकल कॉर्ड्स में नैरो स्लिट थे, जब एयर पास करते हैं नैरो स्लिट से, दैट अलाउ द वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट. एंड जब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. तो इसी तरह से ह्यूमन बींग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट. जब भी साउंड को मूव करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो साउंड को हमेशा मटेरियल मीडियम, या तो उसको कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए, या तो उसको सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए, या लिक्विड वाली कोई चाहिए, या क्या है गैशियस वाली स्टेट चाहिए. तो साउंड को हमेशा मटेरियल मीडियम चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोपागेट. प्रोपागेट मतलब इन ऑर्डर टू मूव. तो इसी प्रॉपर्टी ऑफ साउंड को मैं बोलती हूँ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव क्या होता है, वो वाली प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी साउंड विच नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट. अगर कोई भी थिंग को, मान लो कोई साउंड है, साउंड को अगर मटेरियल मीडियम चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोपागेट, इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव. तो साउंड कौन सा एक्ट कर रहा है, साउंड कर रहा है एक्ट एज अ मैकेनिकल वेव. वाई साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, बिकॉज साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम इन ऑर्डर टू प्रोपागेट. तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक सॉलिड है, ठीक है, मैंने क्या किया, सॉलिड को हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कर दिया. जब सॉलिड को हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करोगे तो सॉलिड में क्या होगा, वो वाइब्रेशंस होगी, मतलब टू एंड फ्रो मोशंस होगी पार्टिकल्स में. जब भी टू एंड फ्रो मोशंस होगी पार्टिकल्स में, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे साउंड, ठीक है. अभी देखो जो सॉलिड्स है उसमें तो पार्टिकल्स क्या है, वो टाइटली पैक्ड है ना. जब पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो तो पहले क्या करेगा, फर्स्ट पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करेगा. जब फर्स्ट पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करेगा, वो अपनी एनर्जी सेकंड को ट्रांसफर कर देगा, अब ये थर्ड को ट्रांसफर कर देगा, फोर्थ को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं.
अगर पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होंगे तो वो साउंड को क्या करेंगे, फास्ट फास्ट उसको मूव करने के लिए अलाउ करेंगे। तो क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अब क्या भी हो गया कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वेरी नियर बाई पार्टिकल्स आर देयर। जब भी कोई सॉलिड थिंग से हम इस पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेंगे तो पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगी, वाइब्रेशन सेटअप होगी। वाइब्रेशंस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। इन अ सिमिलर मैनर वी आर हैविंग एयर पार्टिकल्स ऑल्सो। जब भी एयर पार्टिकल्स में क्या होता है कि कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है एयर पार्टिकल्स में, जब भी मतलब कोई हम स्पीकर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। साउंड ट्रैवल क्या करता है, इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता है। तो जब भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल्स में दे देंगे, नेक्स्ट पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो साउंड है वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ मटीरियल मीडियम। इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ओके, so in solids sound travel more faster as compared to liquid and as compared to gaseous, means in gaseous state sound travel very least। ओके, क्यों, ये आंसर ऐसे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स है बहुत नज़दीक होते हैं। पार्टिकल नज़दीक होने से क्या होता है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जल्दी जल्दी हो जाती है। वो पार्टिकल्स क्या है, इजीली वो ट्रांसफर कर देते हैं एनर्जी को, तो साउंड जल्दी प्रोपागेट कर लेता है, मूव कर लेता है। लिक्विड्स में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स दूर होने से एनर्जी ट्रांसफर थोड़ी कम होती है, तो इसमें थोड़ा साउंड कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और गैसेस में तो पार्टिकल्स और भी दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स और भी दूर होंगे तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो भी कम होगी। अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कम होगी तो गैसेस में जो साउंड ट्रेवल है वो उसकी स्पीड जो है वो स्लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। जैसे हमने रीड किया था लाइट एनर्जी में, जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये लाइट की स्पीड होगी। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि साउंड की स्पीड कितनी है, कितने स्पीड से साउंड मूव करता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में जो साउंड है वो कितने स्पीड पे मूव करता है, 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, ठीक है। और अगर हम इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करे जाएं, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज करी जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगी तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैविंग फिफ्थ पॉइंट। इन फिफ्थ पॉइंट वी आर हैविंग साउंड ट्रेवल एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब साउंड होती है ना, जो साउंड होती है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, ट्रेवल होती है एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ध्यान से देखो। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी मटीरियल ले लिया और अगर मैं मटीरियल को स्ट्राइक कर रही हूँ कोई हार्ड सर्फेस से, तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना मटीरियल के, जो पार्टिकल्स होंगे मटीरियल के, वो पैरेलल जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अगर साउंड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और मटेरियल मीडियम जो पार्टिकल्स है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड भी और मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स भी जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन मतलब कि वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड भी ऐसे ही जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ आ गया। और सेकेंड हमारे पास होता है ट्रांसवर्सल वेव। सेकंड हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्सल वेव। तो ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी हार्ड सरफेस है उसको मैं स्ट्राइक कर रही हूँ किसी सरफेस से, तो क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स होंगे, इस सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, और जो साउंड है वो ऐसे मूव करेगी, ठीक है। जो साउंड है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और जो उसके पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर ऐसे मूव करेंगे और उसके जो वाइब्रेशन है वो टू एंड फ्रो ऐसे होंगी। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या था कि अगर जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स है वो पैरेलल मूव करे, इस तरह मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल वेव की पहले डायग्राम देख लो। ये डायग्राम है ट्रांसवर्सल वेव की। ये जब वेव है ना, वो वेव किसकी है, ट्रांसवर्सल वेव की, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड साउंड इस तरह मूव कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल वेव है। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव की देखो। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो ऐसे मूव करते हैं, जैसे ये वाले पार्टिकल्स है। कुछ पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ऐसे नज़दीक नज़दीक होते हैं, और कुछ पार्टिकल्स वेरी फार अवे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। अब जब भी जो पार्टिकल्स है वो साथ साथ होते हैं उसे हम बोलते हैं कौन सा रीजन, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन रीजन। और जब भी पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसे हम बोलते हैं रेयरफैक्शन रीजन। कौन सा रीजन है, ये रेयरफैक्शन रीजन है, रेयरफैक्शन। और जो पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होंगे उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन रीजन, दिस वन कंप्रेशन रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, और ये डायग्राम हमारे पास है ट्रांसवर्सल वेव की, ठीक है।
तो ये ऐसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन बनता कैसे वो देखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन वी स्ट्रक इट विद द हार्ड सरफेस। जब मैं इसको क्या करूंगी, हार्ड सरफेस से स्ट्रक करूंगी तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा वो ध्यान से देखो। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, जो भी इसके साथ वाले जो एयर पार्टिकल्स होंगे पहले वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा एयर पार्टिकल्स को। एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन मूव करना शुरू कर जाएंगे। जब वो एयर पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन मूव करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, पहले स्टार्टिंग वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, काफी साथ साथ होंगे तो वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे। बाद में वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जब वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे तो वो पार्टिकल्स क्या दूर दूर चले जाएंगे। अब ये जो पार्टिकल्स में एनर्जी मैंने ट्रांसफर कर दी, जो इस पार्टिकल्स ने सेकंड को एनर्जी ट्रांसफर कर दी, अभी वो वाले पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे। तो वो पार्टिकल्स में क्या होगा, जो पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और जो पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन रीजन। तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हमेशा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का रीजन होता है। ठीक है। जो ट्रांसवर्सल वे में ये अपर वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ये वाली होती है क्रस्ट, और जो डाउनसाइड वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है। अपर वेव इज द क्रस्ट एंड डाउनसाइड वेव इज द ट्रफ। सो नेक्स्ट वी हैविंग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ साउंड वेव। साउंड वेव में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। ये हमारे पास साउंड वेव है, एक्चुअली ट्रांसवर्सल वेव है, तो इसी चैप्टर में हम पूरा ऐसे वेव कंसिडर करेंगे कि हम ट्रांसवर्सल वेव ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वेव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना शो किया, ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक वेव ने कितना शो किया उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। एक पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कितना मैक्सिमम जो है डिस्टेंस शो किया उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, ये सारी जो है ये मीन पोजीशन ही है, मतलब मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम तक उसने कितना डिस्टेंस, कितनी डिस्प्लेसमेंट शो की उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। सिमिलरली एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो मीटर। मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वी आर हैविंग वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है साथ साथ वाली, जो डिस्टेंस होता है साथ साथ वाली क्रस्ट में, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। साथ साथ वाली ट्रफ में या साथ साथ वाली क्रस्ट में कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे वो क्या है, वेवलेंथ है। तो या तो ये वाली डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा। इसे हम बोलते हैं लैम्डा, ऐसे LAMBDA, लैम्डा। ठीक है। तो लैम्डा सिंबल है उसका, और इसका जो है एसआई यूनिट देखो, वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टू ट्रफ। तो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। सिमिलरली वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। क्लियर। Next we having third important term, and that third important term is frequency. So what do you mean by frequency? See carefully. Frequency of the sound wave is the number of oscillations completed per unit time. एक सेकेंड में एक वेव ने कितनी फ्रीक्वेंसी या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट किए उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये भी कितना है, 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है। ठीक है। 1 सेकेंड के टाइम पीरियड में एक वेव ने कितनी ऑसिलेशंस शो की। अभी ऑसिलेशंस क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, फर्स्ट अपर देन लोअर, 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ देन ओके। ये हमारे पास होता है एक ऑसिलेशन। इसमें क्या किया, 1 सेकेंड में एक तो ये वाली एक ऑसिलेशन कंप्लीट की। अभी यहाँ से स्टार्ट करके एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ, तो यहाँ तक, तो 1 सेकेंड में उसने कितनी ऑसिलेशन शो की, उसने एक तो एक देन 2, उसने 2 ऑसिलेशन शो की। तो इसे हम बोलते हैं कितनी ऑसिलेशन शो की इन पर यूनिट टाइम, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है। और अगर सिमिलरली मैं इसकी बात करूं तो इसने 1 सेकेंड में क्या किया, अभी यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1 देन 2, एक रस लेना है एक ट्रफ लेना है। अभी यहाँ से स्टार्ट कर लो, एक रस लेना है एक ट्रफ लेना है। यहाँ से स्टार्ट करो, एक क्रस्ट एक ट्रफ, देन अगेन एक क्रस्ट एक ट्रफ। तो कितनी मूव की, 1 2 3 4। तो उसने सेम 1 सेकेंड में 4 टाइम्स ऑसिलेट किया, और इसने 1 सेकेंड में 2 टाइम ऑसिलेट किया। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बी वाले की। तो ए और बी में से बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ए की फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी समझ आ गया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, एक टाइम में एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसने कंप्लीट की उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नाउ वी आर हैविंग द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट का नेम क्या है, HR हर्ट्ज। तो साइंटिस्ट का नेम है HR हर्ट्ज।
तो HR हर्ट्ज के नेम से, साइंटिस्ट नेम की इसकी ऐसे यूनिट बनी, दैट इज हर्ट्ज। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H कैपिटल Z स्मॉल, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। ऐसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, ऐसे करके V बना के ऊपर लेके जाना है। तो सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ओके। सो नेक्स्ट वी हैविंग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखो ध्यान से, कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए एक वेव ने कितना टाइम लिया, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए एक वेव ने कितना टाइम लिया, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये वाला अगर तो इसको देखो ध्यान से, अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है तो ये भी टाइम पीरियड है कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लिया, वो भी टाइम पीरियड है। और यू कैन से टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, और यू कैन से टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, यहाँ पे क्रस्ट भी लिख सकते हो आप। तो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ में, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, द टाइम टेकन बाय द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड टाइम टेकन बाय द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइम पीरियड। और यू कैन से द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन टू बी कंप्लीट, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है, टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल T, ठीक है। और उसकी SI यूनिट क्या है, टाइम पीरियड की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो सिंबल इज T एंड SI यूनिट इज सेकंड। Now we are having relation between frequency and time period. Frequency is new and time period is T. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, ये आपने लर्न रख लेना बस, कि जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड होते हैं ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड, और यू कैन से टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। अभी कभी न्यूमेरिकल आ जाए ना कि फ्रीक्वेंसी गिवन है टाइम पीरियड निकाल दो, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। और अगर रिवर्स आ जाए कि टाइम पीरियड गिवन है फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T, और यू कैन राइट इनवर्स ऑल्सो, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी, ओके। तो मेनली इस चैप्टर में हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ने जा रहे हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, पहले तो हमारे पास है पिच, देन वी आर हैविंग लाउडनेस, ओके, देन वी आर हैविंग लाउडनेस एंड देन वी आर हैविंग टिम्बर। टिम्बर यू कैन से क्वालिटी ऑफ साउंड। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी आर हैविंग पिच ऑफ अ साउंड। तो पिच ऑफ साउंड क्या होता है, पिच ऑफ साउंड वो वाली कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब साउंड की, जो बताता है कि हमारी आवाज़ है वो कितनी श्रिल है, या कितनी श्रिल मतलब कितनी शार्प है, कितनी तीखी है, कि मेरी जो आवाज़ है, किसी की आवाज़ है, जो भी साउंड है, वो साउंड कितना श्रिल है, कितना तीख है, या कितना ब्रॉड है, कितना भारी है। वो श्रिलनेस और ब्रॉडनेस ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए मैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ पिच, पिच ऑफ अ साउंड। किसी की आवाज़ या कोई भी साउंड कितनी तीखी है और कोई भी साउंड कितनी भारी है, वो उसे हम बोलते हैं पिच ऑफ अ साउंड। क्लियर। तो हेयर वी आर हैविंग द वेव ग्राफ फॉर द पिच ऑफ द साउंड। अगर तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो इन द पर्टिकुलर टाइम, मतलब ये सेम टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल ये भी 5 सेकंड का टाइम पीरियड है और ये भी 5 सेकंड का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अगर सेम टाइम पीरियड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होने से क्या होगा, उसकी पिच हायर होगी। पिच हायर मतलब उसकी आवाज़ है वो तीखी होगी। अगर सेम टाइम पीरियड में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम मतलब उसकी लोअर पिच होगी, लोअर पिच मतलब उसकी आवाज़ भारी होगी। तो हायर पिच मीन्स श्रिल साउंड and lower pitch means hoarse sound. Hoarse sound means broad sound, or you can say broad sound. Clear? Next we are having pitch and frequency. पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी से। आप वेव से देख लोगे कि अगर तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इन पर यूनिट टाइम, कि अगर तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसमें जो पिच है हायर होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है और यू कैन से नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है, उसकी जो पिच है वो लोअर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच। सो पिच एंड फ्रीक्वेंसी दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर। जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसी पिच इंक्रीज होगी, मतलब वैसी जो आवाज़ है वो श्रिल होगी, तीखी होगी। और अगर वो फ्रीक्वेंसी कम वाली साउंड है, फ्रीक्वेंसी कम वाली साउंड मतलब लोअर पिच वाली साउंड है, लोअर पिच मतलब वो आवाज़ भारी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग एडजस्टमेंट ऑफ पिच एंड फ्रीक्वेंसी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पिच और फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो पहले तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट। तो विंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे कि फ्लूट, शहनाई, विसल, ये सभी क्या होते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये सभी कौन से इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, कुछ होल्स होते हैं। जब भी होल्स में हम क्या करेंगे, अगर तो हमारे माउथ से या हमारे लिप से क्या करेंगे, एयर को अंदर मतलब फिल करेंगे, तो उसमें जो इनसाइड वाले एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। हम क्या करेंगे, इन होल से इनसाइड में क्या करेंगे, एयर सेंड करेंगे। तो एयर सेंड करने के बाद क्या होगा, इनसाइड में वो हॉलो होगा। जो ये फ्लूट या शहनाई है ना, ये इनसाइड में हॉलो होती है। हॉलो मतलब इसमें क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी इस होल से हमने क्या किया, माउथ की हेल्प से हमने
एयर को सेंड किया अंदर, तो एयर को सेंड करने पे क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स इनसाइड में होंगे ना, वो एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और जो इनसाइड वाले पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं, ठीक है। और विंड इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अगर तो मैं लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम स्मॉल लूँगी तो उसमें क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी होगी। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर मैं स्मॉल लेंथ वाली यूज़ कर रही हूँ कोई भी विंड इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल लेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पिच भी क्या होगी, हायर होगी। मतलब अगर तो मैंने स्मॉल लेंथ वाला कोई विंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो उसमें आवाज़ कौन सी आएगी, उसमें आवाज़ आएगी श्रिल आवाज़, श्रिल मतलब तीखी आवाज़ आएगी। और अगर मैंने क्या किया, कोई लंबी मतलब यूज़ कर ली, कोई ज़्यादा लेंथ वाली यूज़ कर ली विंड इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा लेंथ वाली इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा कि उसमें जो होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब उसमें पिच कम होगी, अगर पिच कम होगी तो उसमें जो आवाज़ है वो ज़्यादा भारी आएगी, उसमें क्या ब्रॉड और हॉर्स साउंड आएगी। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो श्रिलनेस ऑफ साउंड है, जो आवाज़ तीखी होती है वो तीखी कैसे इंक्रीज होगी, अगर मैं लेंथ को क्या करूँ, लेंथ ऑफ एयर वाइब्रेटिंग कॉलम को क्या करूँ, रिड्यूस कर दूँ। जब हम लेंथ को रिड्यूस कर देंगे तो आवाज़ श्रिल आएगी, लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जो आवाज़ है वो हॉर्स आएगी या वो कैन से ब्रॉड आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर हैविंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम फ्रीक्वेंसी और पिच को कैसे एडजस्ट करते हैं। पहले तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल कौन से, लाइक पियानो, सितार, वायलिन, गिटार, वीणा, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे नेम से क्लियर है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होगा, इन इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग्स लगे होंगे, ऐसे वायर्स लगी होंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, कुछ मेटालिक स्ट्रिंग्स होती हैं जो डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट थिकनेस की होती है। ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये स्ट्रिंग डिफरेंट मटेरियल की होगी, डिफरेंट थिकनेस की होगी, कोई ज़्यादा मोटी होंगी, कोई ज़्यादा पतली होंगी, थिक होंगी, थिन होगी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो डिपेंड करती है डेंसिटी, थिकनेस, टेंशन एंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर तो मैं क्या करूँ, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग या थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर दूँ तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी। तो अगर तो मैं लेंथ थिन वायर की ले रही हूँ, इस गिटार में फॉर एग्जांपल मैंने थिन वायर ली है, तो थिन वायर में क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस मतलब ज़्यादा पिच वाली साउंड आएगी, ज़्यादा पिच मतलब श्रिलर साउंड आएगी, तीखी आवाज़ आएगी फॉर द थिन वायर। और अगर मैंने थिक वायर ले ली तो थिक वायर में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लेस होगी, फ्रीक्वेंसी लेस मतलब क्या होगा, पिच लेस होगी, पिच लेस मतलब क्या होगी, जो आवाज़ आएगी वो ब्रॉड आएगी, थोड़ी भारी आवाज़ आएगी गिटार में से और यू कैन से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में से। तो जब फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ करते हैं, अगर मैंने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना है, तो सेकंड वे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेंशन। कि अगर मैं यहाँ पे टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दूँ, तो टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज डिक्रीज़ करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैविंग मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। तो मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, लाइक ढोलक, तबला, ड्रम, बोंगो, दिस ऑल आर द मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। और मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन लगा होता है, यहाँ पे जो एक क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन लगा होता है, और उसका जो टेंशन होता है मैम्ब्रेन का, वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। टाइटनेस ऑफ दैट मैम्ब्रेन वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे ना कुछ स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, ये कुछ स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, इन स्ट्रिंग्स की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी टेंशन को क्या कर सकती हूँ, मैम्ब्रेन की टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ, मतलब टाइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी टेंशन को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करूँगी, जो इसमें मेटल रिंग्स लगे होते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्ट्रेच कर सकती हूँ, लूज कर सकती हूँ, टाइट कर सकती हूँ बाय यूजिंग दीज मेटल रिंग्स, ठीक है। और जब ये स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन को मैं क्या करती हूँ, कोई भी हार्ड सर्फेस से स्ट्राइक करती हूँ ना, तो हार्ड सर्फेस से स्ट्राइक करने पे क्या होता है, ये मैम्ब्रेन टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देती है। और जब कोई भी थिंग टू एंड फ्रो मूव करती है तो वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो जब मैंने कोई भी हैमर से या मैंने उसको टैप किया, टैप करने से क्या होगा, मैम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर तो जो साइज़ है मैम्ब्रेन का वो स्मॉल हुआ, अगर तो साइज ऑफ मैम्ब्रेन स्मॉल है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस साइज ऑफ मैम्ब्रेन इज स्मॉल, तो उसमें क्या होगा, और जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है वो ज़्यादा हो, तो उसमें क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी। स्मॉल द मैम्ब्रेन और यू कैन से हायर द टेंशन, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब पिच ज़्यादा, पिच ज़्यादा मतलब श्रिलर साउंड, तो यहाँ पे श्रिलर साउंड प्रोड्यूस होगा। और इनवर्स इफ़ वी आर हैविंग द मोर एरिया मैम्ब्रेन, अगर मोर एरिया का मैम्ब्रेन होगा और टेंशन इसमें लेस होगी, तो यहाँ पे ब्रॉड और हॉर्स और यू कैन से भारी आवाज़ आएगी, ठीक है। So next topic we are having metallic reed. So what do you mean by metallic reed? See carefully.
एक्चुअली मेटालिक रीड्स लाइक हारमोनियम, पियानो, माउथ ऑर्गन, ये जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम मेटालिक रीड्स और वी कैन से रीड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, रीड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? रीड मतलब वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कुछ मेटालिक रीड्स यूज़ हो, ऐसे कुछ मेटालिक थिंग यूज़ हो। जब भी हम इन बटन्स को प्रेस करते हैं, ठीक है, जो हमें ये कीज़ गिवन होते हैं, इन कीज़ को जब हम प्रेस करते हैं ना, प्रेस करने पे इनके इनसाइड पे ऐसे कुछ मेटालिक रीड्स लगी होती है। तो वो मेटालिक रीड्स क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं, और वाइब्रेशन करने पे क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन करने पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम, पियानो, माउथ ऑर्गन, these all are the examples of reed instruments. Okay, so next here we will study about the tuning fork. तो tuning fork क्या करता है? मोनोटोन वाली साउंड प्रोड्यूस करता है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड। तो हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक यू शेप्ड मेटालिक डिवाइस है जिसमें एक हैंडल लगा होता है और यू कैन से स्टेम लगा होता है और 2 टाइम्स प्रॉन्ग्स लगे होते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स, 1 प्रॉन्ग, सेकंड प्रॉन्ग, इसे हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स, और इसे हैंडल को बोलते हैं हम स्टेम। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क की, वो डिपेंड करती है मटीरियल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, कि ट्यूनिंग फॉर्क का मटीरियल कैसा है। ट्यूनिंग फॉर्क के मटीरियल पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल्सो ऑन द डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग्स, कि डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग कैसे हैं। अगर डायमेंशंस कम है, ज़्यादा, उससे क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। और सिर्फ जो है वो इसी पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। एक तो डिपेंड करता है मटीरियल ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, एंड सेकंड डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग्स। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हमने रीड कर ली, दैट इज पिच। नाउ वी आर हैविंग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज लाउडनेस। तो लाउडनेस का मतलब क्या है? जैसे नेम सुजेस्ट कर रहा है लाउडनेस, कोई आवाज कितनी लाउड है या कितनी फेंट है, कितनी ऊंची है, कितनी कम है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाउडनेस। द डिग्री ऑफ सेंसिएशन प्रोड्यूस्ड इन नियर बाई साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस, की जो नियर बाई वाला साउंड है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कितना लाउड या कितना फेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। जैसे स्पीकर है, स्पीकर की लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी? जो स्पीकर की लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। और हेयर वी आर हैविंग बर्ड, बर्ड की साउंड क्या होगी? बर्ड की साउंड की लाउडनेस क्या है? ज़्यादा कि कम? बर्ड की साउंड की लाउडनेस हमेशा कम होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेंसिएशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द नियर बाई ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। तो लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, जिससे हमें पता लगता है, हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई साउंड कितना लाउड है, कोई साउंड कितना फेंट है। फेंट को हम फैबल भी बोलते हैं, फेंट को हम सॉफ्ट साउंड भी बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैविंग फैक्टर इफेक्टिंग लाउडनेस। जैसे हमने पिच के केस में पढ़ा था कि जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी। और सेकंड हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड में। एक वेव में अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो उसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। अगर एक वेव में एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लाउडनेस क्या होगी? कम होगी। ठीक है, हियर वी आर हैविंग द वेव फॉर्म फॉर दिस। अगर तो क्या होगा कि लो एनर्जी वाली वेव होगी, तो लो एनर्जी वाली वेव की लाउडनेस भी लो होगी। इसकी वेव लो कैसे है? देखो, अगर मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बोला मतलब मैं अपनी एनर्जी कम वेस्ट कर रही हूँ। एनर्जी कम वेस्ट मतलब क्या होगा कि जो मेरी साउंड है वो भी कम होगी, इसमें लो एनर्जी वेव है। और अगर मैं चीख चीख के बोल रही हूँ, ऊंची ऊंची बोल रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मैं हाई एनर्जी यूज़ कर रही हूँ। अगर हाई एनर्जी होगी तो उसकी क्या होगी? एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा मतलब उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मोर इज द एम्पलीट्यूड, मोर इज द लाउडनेस, लेस इज द एम्पलीट्यूड, लेस इज द लाउडनेस। सो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Second factor affecting loudness is loudness depend upon the distance between the source of sound and the listener। अगर तो source of sound और listener में जो distance बहुत नज़दीक है, वो जो source of sound है, जो listener है, वो बहुत साथ साथ खड़े हैं, तो उसमें क्या होगा कि loudness जो वो ज़्यादा होगी। और अगर वो क्या है कि speaker तो बहुत दूर है और मैं बहुत दूर खड़ी हूँ, तो उसमें क्या होगा? मेरे को कम आवाज़ सुनेगी ना, soft sound सुनेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो loudness है वो मेरे को कम सुनेगी। तो it also depend upon the distance between the source of sound and the speaker। If there is less distance between the source of sound and speaker, अगर कम distance है तो more loudness will be there, and if more distance is there then less loudness will be there। Next factor of loudness we are having, loudness also depend upon the surface area of vibrating object। अगर तो surface area of vibrating object ज़्यादा है, like in this case, अगर तो surface area of vibrating object ज़्यादा है उसमें ज़्यादा loudness होगी। अगर surface area of the vibrating object is less, इसमें कम loudness होगी। इसमें ज़्यादा loud sound produce होगा, इसमें कम loud sound produce होगा। हेयर वी आर हैविंग द वेव फॉर्म एंड द लाउडनेस, कि अगर एम्पलीट्यूड वाली ज़्यादा वेव फॉर्म हुई तो उसमें लाउडनेस ज़्यादा होगी, तो अगर वेव में एम्पलीट्यूड कम हुआ तो उसमें जो लाउडनेस है वो कम होगी। तो आप क्या कर सकते हो? वेव फॉर्म को देख सकते हो कि इसमें लाउडनेस ज़्यादा है कि इसमें लाउडनेस ज़्यादा। वेव फॉर्म को देखो, जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसमें लाउडनेस ज़्यादा, जिसमें एम्पलीट्यूड कम उसमें लाउडनेस कम। ठीक है, so next we're having third characteristic of sound, that is timbre। So what do you mean by timbre? See carefully। एक्चुअली इन टिम्बर इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ साउंड, मीन्स हम जब भी कोई साउंड की क्वालिटी को डिस्टिंग्विश कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मेरे सामने फॉर एग्जांपल 2 लेडीज़ खड़ी हैं, उसमें से एक मेरी जो है वो मदर है और एक मेरी टीचर है। ठीक है, जब मदर फॉर एग्जांपल मेरी जो आइज़ है वो क्लोज है,
मेरी आइज़ क्लोज़ है और मेरे सामने 2 लेडीज़ खड़ी हैं, वन मेरी मदर है एंड सेकंड मेरी टीचर है, ठीक है? जब मैं आइज़ क्लोज़ कर लूँगी और मेरी मदर बोल रही है, तो मैं आइज़ क्लोज़ करके भी समझ जाऊँगी ना कि वो मेरी मदर बोल रही है, या अगर मेरी टीचर बोले तो मैं आइज़ क्लोज़ करके भी समझ जाऊँगी वो मेरी टीचर बोल रही है। कैसे समझ आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मदर और मेरी जो टीचर है, उन दोनों की जो लाउडनेस है, मीन्स इनकी भी लाउडनेस इतनी है और इनकी भी लाउडनेस इतनी है, ठीक है? इन दोनों की लाउडनेस और यू कैन से एम्पलीट्यूड, इन दोनों का एम्पलीट्यूड और इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी फॉर द सेम सेकंड और सेम टाइम सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ टाइम सेम ऑसिलेशंस है, ठीक है? तो अगर उनकी जो लाउडनेस है और यू कैन से एम्पलीट्यूड है और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, भले दोनों की लाउडनेस और एम्पलीट्यूड और यू कैन से फ्रीक्वेंसी और पिच सेम है, बट स्टिल मैं उनमें से डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ कौन मेरी मदर है, कौन मेरी टीचर है। हाउ? बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड नोन एज टिम्बर। तो टिम्बर क्या करता है, डिस्टिंग्विश कर देता है साउंड को फ्रॉम द वन साउंड टू द अनदर साउंड। एक्चुअली साउंड डिफरेंशिएट हुआ कैसे? वैसे तो दोनों साउंड में क्या है, जो फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड है वो सेम है और यू कैन से लाउडनेस और पिच जो है वो सेम है, बट इसमें क्या हुआ कि जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है। इसमें वेव फॉर्म कुछ ऐसी है और इसमें वेव फॉर्म कुछ ऐसी है, शार्प है, ठीक है? तो ये वेव फॉर्म की हेल्प से मैंने क्या किया, डिस्टिंग्विश कर लिया बिटवीन माई मदर्स वॉइस एंड बिटवीन माई टीचर्स वॉइस, ओके, एंड दिस इज नोन एज टिम्बर। So next we're having experiment to demonstrate that sound cannot travel through vacuum. As we know जो sound है वो सिर्फ solid, liquid और gases में ही travel करता है, क्योंकि sound को एक material medium चाहिए vibrate करने के लिए और move करने के लिए, ठीक है? जैसे मैं बताया कि sound जो सबसे ज़्यादा maximum sound है वो solids में travel करता है, and then we are having for liquids and then let last वो gases में travel करता है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो sound है वो without material medium कभी travel नहीं करता, मतलब वो vacuum में travel नहीं करता। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम experiment करेंगे। तो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, हमें एक बेल जार लेना है, ऐसे एक बेल जार लेना है। वो बेल जार के अंदर मैंने क्या करना है, एक वैक्यूम पंप को फिट कर देना है। वैक्यूम पंप का मेन काम क्या होगा कि जो भी इनसाइड में एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वैक्यूम पंप के, वो सभी एयर पार्टिकल्स को मैंने बाहर ले लेना है। बाहर क्यों लेना है? क्योंकि मैंने शो करना है कि वैक्यूम में विदाउट एनी एयर पार्टिकल कोई भी जो साउंड है हमें नहीं सुनता, ठीक है? तो हमने क्या किया, सभी एयर पार्टिकल्स को बाहर ले लिया। बाद में मैंने क्या करना है, इनसाइड में क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक बेल, जो एक इलेक्ट्रिक बेल है उसको सस्पेंड कर देना है अंदर, मतलब ऐसे लगा देना है। तो बाद में मैंने क्या करना है, जो ये इलेक्ट्रिक बेल है इसको बैटरी और की से क्या करना है, अटैच कर देना है। क्लियर? जब भी मैं इस बैटरी और की से करंट को फ्लो करवाऊंगी इस इलेक्ट्रिक बेल में, जब करंट फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो मतलब ये इलेक्ट्रिक बेल मतलब स्टार्ट हो जाएगी वाइब्रेट करना। ये गोंग क्या करेगा, इसके स्ट्राइक करेगा, ये हैमर से गोंग क्या स्ट्राइक कर लेगा। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी दूंगी, इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या होगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड प्रोड्यूस करने पर क्या होगा कि कुछ टाइम तो आप देखोगे ना, तो आपको कुछ टाइम तो साउंड सुनेगा, थोड़ा थोड़ा साउंड सुनेगा, भला यहाँ पे वैक्यूम होगा बट स्टिल आपको साउंड सुनेगा। बट कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो साउंड की वाइब्रेशन है, जो साउंड है वो बिल्कुल हमें सुनना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रॉपरली जो भी एयर पार्टिकल्स है वो वैक्यूम ने सभी बाहर निकाल लिए। जब सभी पार्टिकल्स वैक्यूम ने बाहर निकाले, तो पार्टिकल्स बाहर निकल के मतलब यहाँ पे क्या आ गया, वैक्यूम आ गया। तो वैक्यूम में क्या होता है, जो साउंड ट्रैवल कभी नहीं करता, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। जब आप देखोगे कि सभी जो पार्टिकल्स है वो वैक्यूम थ्रू बाहर आ गए, अब आप कान लगा के इसको सुनो, आपको इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल वैक्यूम है। अगर थोड़े से भी एयर पार्टिकल्स होते तो हमें थोड़ी सी आवाज़ सुनती, बट कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है, वैक्यूम है पूरा। वैक्यूम मतलब नो पार्टिकल और नो साउंड वाइब्रेशंस आर देयर। सो नेक्स्ट वी हैविंग एस्टिमेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है एयर में। जैसे हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज व्हाट, इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। अब हमें चेक करना है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है इन एयर में। तो ये कैसे चेक करोगे, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, हमारे पास एक पर्सन खड़ा है जो उसने यहाँ पे मतलब क्या करना है, गन को फायर करना है, और सेकेंड पर्सन के हाथ में क्या है, एक स्टॉप वॉच है। इन दोनों का फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस पे खड़े हैं दोनों। ये डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, डी डिस्टेंस है, ठीक है। इसने क्या किया, जब भी इसने यहाँ पे गन फायर करनी है उसी टाइम पे इसने क्या करना, स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना है। स्टॉप वॉच को ऑन करने पे क्या होगा, जब भी उसके पास साउंड रीच हो जाएगा, जब भी सुना कि हाँ कानों में साउंड आ गया, तभी उसने स्टॉप कर देना है। मतलब साउंड कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक साउंड आने तक उसको कितना टाइम लगा। एक्चुअली स्टॉप वॉच से टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब उसने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया टाइम भी कि फॉर एग्जांपल टी टाइम में जो है वो साउंड यहाँ तक इसके ईयर्स तक रीच हो गया, उसने फटाफट स्टॉप वॉच बंद कर दी। तो अभी क्या करोगे, स्पीड ऑफ साउंड कैसे फाइंड आउट करोगे। स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड तो आपने फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ साउंड आपने फाइंड आउट करनी है। तो लेट करो इन दोनों का डिस्टेंस था वो डी था और टाइम इनका टी था। तो ऐसे इस फॉर्मूला से आप क्या करोगे, आप वैल्यूज पुट करोगे, डिस्टेंस डी वाला, टाइम टी वाला, जो भी हमने कैलकुलेट किया होगा, और उससे क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा स्पीड का। तो आप वैसे अप्रॉक्सीमेटली देखो तो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ जो साउंड होती है ना इन एयर, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड।
340 भी होते हैं, कई बुक्स में 344 मीटर पर सेकंड भी होता है। तो ये स्पीड आती है जब आप चेक करोगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है एयर में, ठीक है। So next topic we are having audible and inaudible sound. So what do you mean by audible and inaudible sound? जैसे नेम से क्लियर है, audible मतलब वो साउंड जो हम इजीली सुन सकते हैं वो audible साउंड है, और जो साउंड हम इजीली नहीं सुन सकते वो हमें क्या होते हैं, inaudible साउंड होते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर होता है वो कुछ साउंड्स को क्लियरली सुन सकता है और कुछ साउंड को नहीं क्लियरली सुन सकता, ठीक है। तो कौन सी साउंड को वो क्लियर सुनता है, तो वो वाली साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ऑडिबल साउंड कौन सी होती है, वो वाली साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होकर 20,000 हर्ट्ज तक मूव करती है, उसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। मतलब 21 हर्ट्ज, 22 हर्ट्ज, और यू कैन से 19,000 हर्ट्ज। तो ये सभी जो साउंड होती है वो ऑडिबल साउंड है, हमें क्लियरली अच्छे से सुन जाती है। बट अगर वो साउंड की जो रेंज है वो इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो वो कौन सी साउंड हो जाती है, वो इनऑडिबल साउंड हो जाती है, ठीक है। और जो साउंड इनकी रेंज में होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है, उसे हम ऑडिबल साउंड भी बोलते हैं और उसे हम सोनिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड भी बोलते हैं। तो नॉर्मली जो ह्यूमन बींग है, जो हम लोग हैं, वो नॉर्मली हम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज सभी जो साउंड है वो सुन सकते हैं क्लियरली, ओके। तो जैसे हमने रीड किया कि ऑडिबल जो साउंड होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज वो जो वाली साउंड होती है उसको हम ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं और ऑडिबल रेंज बोलते हैं ऑफ साउंड, ठीक है। बट वो वाली साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम हो, वो साउंड को हम नहीं सुन सकते। उस साउंड को मैं इनऑडिबल साउंड भी बोल सकती हूँ और मैं उस साउंड को सबसोनिक या इंफ्रासोनिक साउंड भी बोल सकती हूँ। तो द साउंड विच इज हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज सबसोनिक और यू कैन से इंफ्रासोनिक साउंड्स। तो जब भी अर्थक्वेक आता है, जब भी वोल्केनिक करप्शन होती है, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अर्थक्वेक की आवाज़ भी हमें सुनती नहीं है, वोल्केनिक करप्शन की आवाज़ भी हमें सुनती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए वो कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक साउंड होती है, दैट वी आर नॉट एबल टू हियर, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक वेल्स है, एलिफेंट्स है, ये इंफ्रासोनिक साउंड्स को इजीली सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ईयर्स की रेंज है कि वो 20,000 से कम वाली आवाज़ को सुन सकते हैं, वो एनिमल्स है। बट हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो 20,000 की बिलो वाली आवाज़ सुन नहीं सकते, ठीक है। तो हमें नहीं सुनेगी, बट जो वेल्स है, एलिफेंट्स है, उनको ये इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देती है ईजिली, ठीक है। तो जैसे हमने अभी रीड किया कि 20,000 से कम वाली आवाज़ को हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं या सबसोनिक साउंड बोलते हैं। सिमिलरली अगर वो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उस फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है वो कौन सी साउंड होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है स्कैनिंग के टाइम, जब कोई भी हम स्कैनिंग करवा रहे होते हैं, या जब इमेजिनिंग ऑफ स्टोन्स वगैरह, जब गाल ब्लैडर में कुछ स्टोन्स वगैरह आ जाता है, उसकी हमें क्या करना है, एक्सरे वगैरह करवाना होता है, तो उसमें भी कौन सी साउंड होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज विच यू आर नॉट एबल टू हियर, ठीक है। और नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक साउंड का, सोनार। सो सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। विद दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोनार, व्हाट इज द यूज ऑफ सोनार और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, ठीक है। दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्यान से देखो सोनार का एक्चुअली काम क्या होता है। सो एक्चुअली सोनार का काम क्या होता है कि जो अगर कोई भी शिप है, यहाँ पे कोई भी शिप है जो वाटर में ऐसे मूव कर रही है, एट द सर्फेस ऑफ वाटर ये मूव कर रही है, और शिप में एक पर्सन खड़ा है, तो ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन एक सोनार जो हमारे पास गिवन है, एक साउंड नेविगेशन जो डिवाइस होता है वो यूज़ करेगा। यूज़ करने पे वो क्या करेगा, इसकी जो सोनार की रेडिएशंस होती है ना, वो रेडिएशंस पे क्या करेगा, रेडिएशंस को सेंड कर देगा सभी इस सी पार्टिकल्स में, सी में सेंड कर देगा, ठीक है। तो वो सोनार की रेडिएशन तो सभी सी पार्टिकल्स पे जा रही है। जब भी सोनार की रेडिएशन उस स्टोन पे जाके या उस मतलब ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करेगी, तो वो स्ट्राइक करके क्या है, वो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। तो उसको पता चल जाएगा ना, यहाँ पे वो रेज गई, यहाँ पे स्ट्राइक की और वापस आ गई, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से वो क्या करेगा, वो लोकेट कर लेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा है, सी के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सी केयरफुली। एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। जब कभी भी कोई भी सरफेस पे साउंड क्या है, स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने पर रिफ्लेक्ट बैक करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्पीकर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, जब कभी भी यहाँ पे साउंड रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक करके वो क्या होगी, बाउंस बैक होके वापस जा रही है, ठीक। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था कि जब लाइट रे कोई भी ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। सिमिलरली इन द सेम वे वी आर हैविंग फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑल्सो। इन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हेनेवर साउंड रेज आर गोइंग टू फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑल्सो। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ओके। बट हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सभी केसेस में सेम नहीं होता। कैसे सेम नहीं होता, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ मेटालिक शीट और प्लेन पॉलिश स्मूथ बॉल। अगर मेटालिक शीट और प्लेन पॉलिश स्मूथ
वॉल होगी, उसमें क्या होगा, वो गुड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड है। मेटालिक शीट एंड प्लेन पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। वो अच्छे से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा साउंड को, एंड वी आर एबल टू हियर दैट साउंड वेरी क्लियरली। बट हाँ, अगर मैं इसी केस में कार्डबोर्ड शीट या कोई कर्टेन यूज़ कर रही हूँ या मैं गनी बैग यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होंगे। अगर इन पे जो जाके साउंड स्ट्राइक करेगा तो वो साउंड वहीं पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, हमें कम से कम वहाँ पे साउंड क्या रिफ्लेक्ट होकर सुनेगा। समझ आ गया, ठीक है। सो हेयर वी विल डू वन एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक्चुअली हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स लेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, ये अलार्म क्लॉक रख देंगे। क्लियर। पहले मैं क्या करूँगी, इस बॉक्स को अच्छे से क्लोज कर दूंगी और एक पर्सन खड़ा उसके पास। जब वो अच्छे से क्लोज होगा तो यहाँ पे अलार्म जो ऑन होगा तो उसको वो अच्छे से सुनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोज है। क्लोज होने पे क्या होगा, उसको अच्छे से सुनेगा नहीं, ऑब्वियस है ना। तो मैं क्या करूँगी, अभी इसे क्या करूँगी, ओपन कर दूंगी। ओपन करने पे क्या करूँगी, कुछ वैसे ही ओपन कर दिया विदाउट एनी एंगल। तो ओपन करने पे क्या होगा, कुछ साउंड रेडिएशन मेरे को सुनेगी ना, अभी बाहर सुनाई देंगी। बट मैं क्या करूँगी, अभी इस अलार्म कॉल को अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी। एडजस्ट कैसे करूँगी, ऐसे एडजस्ट करूँगी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ईजिली पॉसिबल हो सके। ईजिली पॉसिबल कैसे होगी, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आई, इस पर स्ट्राइक की, स्ट्राइक करके अच्छे से प्रॉपरली मेरे ईयर्स तक गई, तो वो प्रॉपर जो मेरे को साउंड होगी ना, इस बॉक्स के अंदर भी प्रॉपर जो साउंड होगी अलार्म की, वो इजिली मेरे को सुन जाएगी। तो इसे कैसे सुनूंगी मैं, विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वी कैन इजिली हियर एनी वॉइस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू आवर ईयर्स। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग echo. सो व्हाट डू मीन बाय echo? echo मीन्स गूंज। गूंज का मतलब क्या होता है, echo मतलब क्या होता है, echo इज अ रेपिटेशन ऑफ साउंड। जब कोई भी साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करता है, वो स्ट्राइक करने पे क्या होता है, साउंड रिपीट होता है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास हार्ड सर्फेस है, हार्ड सर्फेस पे क्या हुआ, वो साउंड आके स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने पे क्या होगा, वो उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होगी। जब ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी कोई भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे होने के बाद, अगर वो स्पीकर में और जो हार्ड सरफेस में है उसमें मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर का होगा, 17 मीटर और यू कैन से मोर देन 17 मीटर, तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वी विल हियर एज अ echo। ठीक है। एंड वेरी सिमिलर टू द echo वी आर हैविंग रिवर्बराइजेशन। सो व्हाट डू मीन बाय रिवर्बराइजेशन? एक्चुअली echo में क्या होता है, जैसे मैंने बोला, एक मैं एम्प्टी रूम में हूँ और वो जो डिस्टेंस है मेरी, मतलब मुझ में जो मैंने अभी स्पीक करना है, और वो जो वॉल है उसमें डिस्टेंस है जो वो 17 मीटर का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे जो वॉल है वो 17 मीटर पे है, ठीक है, 17 मीटर और मोर। जो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला हेलो, तो हेलो करने पे क्या होगा, एक हेलो की आवाज़ मेरे को वापस बैक सुनाई देगी, उसको मैं बोलूँगी echo। समझ आ गया, वो होता है echo। बट रिवर्बराइजेशन क्या होता है कि यहाँ पे एक एम्प्टी रूम है, एम्प्टी रूम में मैंने क्या किया, हेलो बोला। हेलो बोलने पे क्या होगा, मेरे को वो वापस आवाज़ तो सुनेगी, ठीक है, वो तो सुनाई देगी, बट मेरे को अभी वो हेलो नहीं सुन रहा, मेरे को वो सुन रहा है हेलो। हेलो मतलब वो ज़्यादा परसिस्टेंस हो रही है आवाज़ की, ज़्यादा परसिस्टेंस होगी, उसको हम बोलते हैं रिवर्बराइजेशन। अगर मैं सिंपली हेलो बोला और उसका हेलो वापस मेरे पास आ गया आफ्टर 17 मीटर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, तो उसको हम बोलते हैं echo। बट अगर वो हेलो का हेलो ऐसे कुछ लंबा मतलब परसिस्टेंस वाला कुछ काम आया, तो उसे हम बोलेंगे रिवर्बराइजेशन। तो ये क्या होता है, ये फॉर द पर्टिकुलर टाइम, फॉर सम टाइम क्या होता है, वो साउंड रिपीटेड ही रहता है उस मतलब पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर वॉल्स में, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्बराइजेशन। अभी ध्यान से देखो इस डायग्राम में, अगर स्पीकर से कुछ सोर्स ऑफ साउंड आया, तो सोर्स ऑफ साउंड क्या होगा, कुछ साउंड रेडिएशन क्या होगी, पहले यहाँ पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक की, रिफ्लेक्ट बैक करके और रिफ्लेक्ट बैक की, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो, सभी रिफ्लेक्शन हो के क्या होगा, यहाँ पे एक रिवर्बराइजेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो जो हेलो की वॉइस है, कोई भी वॉइस है, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गूंजेगी। ठीक है। और मेनली जो रिवर्बराइजेशन होता है, वो रिवर्बराइजेशन कहाँ पे हमें मतलब इजीली सुनाई देता है, वो हमें सुनाई देता है पॉलिश्ड वॉल्स। जैसे मस्क्यूज में, टेम्पर्स में एक पॉलिश्ड वॉल होती है ना, वो पॉलिश्ड वॉल में हमें क्या सुनाई देता है, एक रिवर्बराइजेशन सुनाई देता है, हमें गूंज सुनाई देती है ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस मतलब वो साउंड कुछ देर तक, कुछ मिनट्स तक वहाँ पे, और वी कैन से कुछ सेकेंड्स तक वहाँ पे क्या रिटेन रहती है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड पढ़ा था, कुछ मेटालिक शीट्स होती है, स्मूथ सरफेस होती है, जब वो स्मूथ सरफेस पे कोई भी साउंड रेडिएशन क्या करती है, साउंड रे है जो रिफ्लेक्ट करती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। बट सिमिलरली कुछ मटेरियल ऐसी होते हैं जो रफ होते हैं, फ्लफी टेक्सचर होता है जिनका, उसमें साउंड जब मूव करते हैं ना, उस पर साउंड जब यहाँ पे जाती है, ऐसे साउंड आती है, तो वो यहाँ पे जाके अब्जॉर्ब हो जाती है। ये काउच कैसा है, ये काउच कैसा है, एक लूजली रफ सरफेस है, फ्लफी टेक्सचर है, इसमें क्या होगा, जो होल साउंड होगी वो वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ बैक, कोई भी रिफ्लेक्शन साउंड वापस नहीं आएगी, कोई भी रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं होगी। इसे मैं क्या बोलूँगी यहाँ पे, अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। तो ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, वॉइस को या साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप में, उसे हम बोलते हैं गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड।
So next example of absorption of sound we are having cardboard sheets, thermocol form of sheets, curtain, carpets, gunny bags. These all are the example of absorption of sound. For example, whenever we are having these materials in our room or in our house, these all materials are always absorbing the sound. Means from these sound we are not much able to listen the sound properly. Okay. So whenever source of sound is there and the rays of sound strike on these surfaces will absorb the sound into itself. Okay. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग साउंड प्रूफ बॉक्स. सो साउंड प्रूफ बॉक्स का मतलब क्या होता है? साउंड प्रूफ बॉक्स मतलब एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा मतलब थिंग जिसपे ना तो कोई एक्स्ट्रा आउटसाइड साउंड अंदर आए, ना इनसाइड वाली कोई साउंड बाहर जाए. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ थिएटर, सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल में क्या होता है कि अगर मैं इनसाइड में बैठी हूँ, उस चेयर पर बैठी हूँ, तो मेरे को ना तो बाहरली कोई ज़्यादा आवाज़ अंदर आ रही है, ना जो अंदर वाली आवाज़ होती है, जो मूवी की आवाज़ होती है, ना वो बाहर जाती है. तो वो मैं थिएटर हॉल को क्या बोल सकती हूँ? वो एक साउंड प्रूफ बॉक्स बोल सकती हूँ. ठीक है, तो ये साउंड प्रूफ बॉक्स होता है. क्लियर? And other, for example, we are having all India radio studio and movie studio, TV studio. These all are behaving like a soundproof box. सो नेक्स्ट हेयर वी आर हैविंग सम स्टेप्स दैट वी हैव टू मेक अ साउंड प्रूफ बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक रूम को साउंड प्रूफ बॉक्स बनाना है कि ना तो बाहरली आवाज़ अंदर आए, ना अंदरली आवाज़ बाहर जाए. तो मैं साउंड प्रूफ बॉक्स कैसे बना सकती हूँ? देखो, मैं क्या करूँगी, साउंड प्रूफ बॉक्स बनाने के लिए कुछ ऐसे पैनल्स, कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करूँगी जो वो साउंड को क्या करे, अब्जॉर्ब कर ले. जैसे मैं कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड यूज़ कर सकती हूँ, और मैं सीलिंग्स पे या वॉल्स पे उस फाइबर बोर्ड को क्या करूँगी, ऐसे लगा दूँगी. वो लगाने पर क्या होगा, जो फाइबर बोर्ड्स है, जो कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड है, वो एक्ट करें एज अ साउंड अब्जॉर्बिंग मटीरियल. तो जब भी साउंड हमें उस पर स्ट्राइक करेगा जाके, वो साउंड स्ट्राइक करके क्या होगा, उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा. रिफ्लेक्ट बैक तो होगा नहीं, साउंड अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो जो इनसाइड वाली साउंड है वो बाहर नहीं जाएगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट मेथड आई एम हैविंग, नेक्स्ट स्टेप आई एम हैविंग, जो भी मेरे पास रूफ है रूम की, रूफ को मैंने क्या करना है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी से या थर्मोकोल शीट से क्या करना है, उसको कवर कर देना. क्योंकि थर्मोकोल शीट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस ऑल थिंग्स आर एक्टिंग लाइक अ अब्जॉर्बर ऑफ साउंड. तो अगर मेरे पास यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस या थर्मोकोल शीट्स होगी, तो उसको क्या करेंगी, साउंड को अब्जॉर्ब कर लेंगी, तो इनसाइड वाली साउंड बाहर नहीं आएगी. थर्ड, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ थिक कारपेट्स ले सकते हो. थिक कारपेट्स आप क्या करो, फ्लोर पे ऐसे बिछा दो. थिक कारपेट्स क्या करेंगे, थिक कारपेट्स भी एक्ट करेंगे एज अ साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल. ठीक है. या आप क्या करो, जो आपके स्टेयर केसेस होते हैं, स्टेयर केसेस के स्टेप्स पे भी आप क्या करो, यहाँ पे थिक थिक कारपेट्स लगा दो. थिक कारपेट लगाने की वजह से क्या होगा कि जो साउंड इनसाइड में प्रोड्यूस हो रही है, वो साउंड वहीं पे क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर जाएगी, बाहर नहीं जाएगी. और फोर्थ मेथड क्या है, फोर्थ मेथड है कि आप यहाँ पे हैवी कर्टन्स यूज़ कर लो. हैवी कर्टन्स डोर पे यूज़ कर लो, विंडोज़ पे यूज़ कर लो. जो भी आपको दिख रहा है कि यहाँ से साउंड अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है, वहाँ पे आप हैवी कर्टन यूज़ करो. तो हैवी कर्टन भी क्या करेंगे, एज अ साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल काम करेंगे. ठीक है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज, जितना हो सके जो विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ को भी आप डबल ग्लास पैनल से कवर कर दो. डबल ग्लास पैनल क्या होता है, एक्चुअली इसमें डबल ग्लास लगा होता है और उसमें वैक्यूम क्रिएटेड होता है. वैक्यूम का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि वैक्यूम क्या करता है, साउंड को वहाँ पे मूव नहीं करने देता. अगर यहाँ पे वैक्यूम होगा, कोई भी मतलब फॉर एग्जाम्पल विंडो है, विंडो को मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर पे एक वैक्यूम लगवा दिया, मतलब यहाँ पे डबल ग्लास पेन लगवा दिया. अगर डबल ग्लास का कुछ लगा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. अगर वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा, जो साउंड है वो इसी रूम में अब्जॉर्ब्ड रहेगा. सिक्स मेथड वी आर हैविंग, द सीट्स अरेंज्ड इन द हॉल शुड बी कुशन्ड सीट. जो भी हम सीट यूज़ कर रहे हैं उस हॉल में, वो सीट्स क्या होंगी, कुशन्ड सीट्स होनी चाहिए. कुशन्ड सीट भी क्या करती है, एज अ साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ होती है, तो वो साउंड को क्या करेंगी, अब्जॉर्ब कर लेंगी. सेवन स्टेप वी आर हैविंग, जो भी हमारे पास डोर्स या विंडोज़ होती हैं, डोर या विंडोज़ पे थिक रबर की स्ट्रिपिंग्स लगी होनी चाहिए. मतलब डोर पे या विंडो पे ऐसे रबर की स्ट्रिपिंग लगी होनी चाहिए. रबर क्या करता है, वो साउंड को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है. साउंड को अब्जॉर्ब करने पे जो इनसाइड वाली साउंड होगी वो बाहर मूव नहीं करेगी, तो वैसे एक्ट करेगा एज अ साउंड प्रूफ बॉक्स. So it's all about chapter number 6, that is sound of class 7th ICSE physics. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.